हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना अमरनाथ हैप्पी लिटरेचर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। Friends, in this video, I'm going to talk about Victorian period, which will include Victorian poetry and poets. We will cover the main background of the Victorian age, important poets like Robert Browning, the Pre-Raphaelites Brotherhood, then ऑस्कर वाइल्ड। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड सिर्फ नोट्स चाहिए तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। चैनल को ज्वाइन करने का बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि आपके क्वेरीज के रिप्लाई आपको तुरंत मिलने वाला है, और साथ ही साथ ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं जो मेंबर्स ओनली प्लेलिस्ट में है, जिसमें सारे नोट्स दिए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं, तो उन सारे वीडियोस का एक्सेस मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो द विक्टोरियन एज वाज अ टाइम ऑफ बिग चेंजेस। इस पीरियड में बहुत सारे चेंजेस हो रहे थे और साथ ही साथ कंफ्यूजन भी बढ़ते जा रहा था। एट फर्स्ट पीपल वर हैप्पी एंड कॉन्फिडेंट बिकॉज ऑफ साइंटिफिक प्रोग्रेस, जैसे कि नए मशीन्स आ रहे थे, इंडस्ट्रीज आ रहे थे और ब्रिटिश एम्पायर का ग्रोथ हो रहा था, तो लोग बहुत खुश थे। द ग्रेट एग्जीबिशन ऑफ 1851 शोड दिस कॉन्फिडेंस, बट स्लोली दिस कॉन्फिडेंस ब्रोक। धीरे धीरे क्या हुआ, ये सारे कॉन्फिडेंस जो है वो टूटने लगे। ओके, सो स्लोली दिस कॉन्फिडेंस ब्रोक। न्यू आइडियाज लाइक डार्विन्स थियोरी ऑफ इवोल्यूशन मेड पीपल क्वेश्चन रिलीजन। ये थ्योरी ने क्या किया, लोगों को मजबूर कर दिया कि वो अपने रिलीजन पर क्वेश्चन करें। थिंकर्स लाइक कार्लाइल क्रिटिसाइज द एज फॉर इट्स फोकस ऑन मनी एंड material things. Then Matthew Arnold said the age had sick hurry and divided aims. So people were confused between old beliefs and new ideas. This crisis became an important theme in Victorian period. लोग किस में confused थे? पुराने सोच में, पुराने बिलीफ में और नए आइडियाज़ में, किसे अपनाए और किसे छोड़े। और यही जो कन्फ्यूजन था वो एक इम्पॉर्टेंट थीम बन गया था विक्टोरियन पोइट्री का। पोएट्स लाइक टेनिसन, ब्राउनिंग एंड अर्नोल्ड expressed this doubt, struggle and search for meaning. तो जैसा मैंने पहले डिस्कस किया कि इस पीरियड के इम्पॉर्टेंट पोएट थे रॉबर्ट ब्राउनिंग, तो पहले हम उनको देखते हैं। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग डिड नॉट बिकम सक्सेसफुल वेरी क्विकली। हिज अर्ली वर्क वॉज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, बट लेटर ही फाउंड हिज स्पेशल स्टाइल, द ड्रामेटिक मोनोलॉग। तो मोनोलॉग मतलब क्या होता है, जहाँ पे कैरेक्टर अपने आप से बात करता है, अपने अंदर सोचता है और वो ऑडियंस जो है वो सुन सकती है। सो इन दिस स्टाइल अ कैरेक्टर स्पीक्स एंड थ्रू हिज वर्ड्स वी अंडरस्टैंड हिज माइंड। सो इन दिस डिस्कशन वी विल सी फ्यू ऑफ हिज पोम लाइक पर्फिरियाज लव। तो ये जो पोम है ब्राउनिंग का सबसे ज़्यादा शॉकिंग ड्रामेटिक मोनोलॉग्स में से एक है। यहाँ पर जो स्पीकर है वो मेंटली डिस्टर्ब्ड रहता है। पर्फेरिया नाम की एक औरत रहती है जिसे वो प्यार करता है, वो उससे मिलने आती है। ओके, पर्फेरिया कम्स टू मीट हिम ड्यूरिंग अ स्टॉर्म बिकॉज शी लव्स हिम डीपली। शी shows her affection, but the speaker feels that she belongs more to society than him. उसे लगता है कि ये सोसाइटी के पीछे ज़्यादा भागती है, ना कि मेरे पीछे। सोसाइटी मतलब बोल सकते हैं उसकी फैमिली, उसके फ्रेंड्स, तो हो सकता है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है उसको लेके। देन when she puts her head lovingly on his shoulder, he suddenly feels that this moment is perfect. जब वो उसको गले लगाती है तो उसको लगता है कि ये मोमेंट जो है, स्पीकर को लगता है कि ये मोमेंट एकदम परफेक्ट है और ये मोमेंट कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। इसीलिए उसी के बालों से उसका गला दबा के उसको मार डालता है, और इस बात का उसे ज़रा भी गिल्ट नहीं होता। इनफैक्ट वो कहता है कि ये सब करने पे भगवान ने एक शब्द नहीं कहा। सो द मोस्ट डिस्टर्बिंग पार्ट ऑफ दिस पोम इज स्पीकर्स कामनेस। ही बिलीव्स दैट ही डिड नथिंग रॉन्ग। एट द एंड ही सेज and yet God has not said a word. उसने जो भी कुछ किया उसके लिए भगवान ने उसे कुछ नहीं कहा। So this line shows his madness, his lack of guilt and how Browning explores abnormal साइकोलॉजी। देखो ये वीडियो जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, इसे ना अच्छे से सुनना होता है, तभी जाके जो क्वेश्चन आंसर्स रहते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, उसे आप समझ पाओगे, या फिर रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट जो क्वेश्चंस आते हैं उसे आप समझ पाओगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हिज अनदर पोम, द बिशप ऑर्डर्स हिज टूम एट सेंट प्रेक्स्ट church. So this poem is another dramatic monologue spoken by a dying bishop. See, when person is dying, we expect them to think about God, heaven or forgiveness. But this bishop thinks only about his expensive tomb, the finest marbles, beating his rival priest Gandalf, then worldly pleasure and even his love for Roman. So through his greedy and jealous word, Browning shows the hypocrisy of religious leaders, the corruption inside the church, and how Renaissance culture mixed beauty with pride, and how material desires can control even a
डाइंग मैन। तो इसमें क्या दिखाया गया है कि एक बिशप जो है, जो एक चर्च का लीडर होता है, वो मर रहा है और वो मरते वक्त लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि भगवान पर ध्यान दो, जो भी कुछ किसी ने गलत किया उसे माफ़ कर दो। तो बिशप तो जाने दो, एक कॉमन इंसान से भी यही एक्सपेक्ट किया जाता है, लेकिन वो यहाँ पे क्या कर रहा है, उस सब मटेरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में सोच रहा है कि उसका टूम कैसा होगा, फिर उसका मार्बल कैसा होगा, फिर उसका एक राइवल है उसके बारे में सोच रहा है, चर्च के बारे में सोच रहा है। तो इस पोम के थ्रू ब्राउनिंग ने क्या बताया, जो लीडर्स होते हैं वो कितने हिपोक्रेट होते हैं, फिर चर्च के अंदर जो करप्शन होते हैं उसको रिवील किया गया है, और साथ ही साथ ये बताया कि मरते हुए इंसान को भी जो मटेरियल डिज़ायर होता है वो भी कंट्रोल कर सकता है। मतलब मटेरियल डिज़ायर जो है, पैसा, ये सब मरते हुए इंसान को भी कंट्रोल कर सकता है। सो द बिशप डज नॉट रियलाइज ही इज एक्सपोजिंग हिज ओन कैरेक्टर। ये सब बोल के वो क्या कर रहा है, अपने ही कैरेक्टर को वो एक्सपोज कर रहा है। देन अनदर पोम, फ्रा लिपोलिपि। दिस पोम इज लाइक एन आर्गुमेंट फॉर ब्राउनिंग्स ओन बिलीफ अबाउट आर्ट। फ्रा लिपोलिपि, a painter, says that the world is full of meaning and beauty, and the artist should show real life, not only spiritual ideas. Then Child Roland to the Dark Tower came. So this is a dark symbolic poem about a lonely journey through a terrible land. जर्नी बताया गया है एक टेरिबल लैंड का इस पोम के बारे में। जो रीडर्स हैं वो सोचते हैं कि यहाँ पे ब्राउनिंग ने अपने ही स्ट्रगल को बताया है। Miss, this poem reflects Browning's own struggle as a poet. Now we'll talk about the pre-Raphaelite poets. सो ये जो प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड है, बाद में से सिर्फ प्री रेफेलाइट बोला गया है, तो ये ग्रुप था जिसमें पेंटर्स थे, पोएट्स थे, क्रिटिक्स थे, एंड इट वाज फाउंडेड इन 1848. सो दिस ग्रुप वांटेड टू रिटर्न टू डिटेल्ड, ट्रूथफुल, कलरफुल आर्ट। मतलब ये विक्टोरियन लिटरेचर को रिफॉर्म करना चाहते थे, जिसमें ये मेडिवल आर्ट को और रियलिज्म को लाना चाहते थे। देयर आइडियाज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड poetry. So Dante Gabriel Rossetti was the founder of this group. He was both painter and a poet. His poem, The Blessed Damozel, shows a girl in heaven waiting for her lover on earth. This poem has beautiful dream-like images. Then another poem, In My Sister's Sleep, Dante describes a quiet and sad scene with great detail, like a painting in words. After that, we will talk about Christina Rossetti. She is one of the greatest poets of the century. Her poem Goblin Market looks like a children's story, but it actually talks about temptation, danger and strong bond between sisters. तो ये पोम दो सिस्टर्स के बारे में है, लीजी एंड लॉरा। तो लॉरा जो है ना, एक मैजिकल फ्रूट खा लेती है जिसके वजह से वो बीमार पड़ जाती है, और उसे लीजी ने पहले से मना किया था कि ये गलत है, और लॉरा को भी पता है कि ये गलत है, उसके लिए हार्मफुल है, फिर भी उसके टेम्पटेशन के वजह से वो उस फ्रूट को खा लेती है। तो वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करके, लीजी जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके अपनी बहन की जान बचाती है। पोम उसी के बारे में। सो मैनी पीपल सी इट एज अ पोम अबाउट फीमेल स्ट्रेंथ। नाउ विल टॉक अबाउट फैन द शेकल। ठीक है, ये टर्म का मीनिंग है लिटरली द एंड ऑफ एन इरा, किसी भी इरा का एंड, उसे बोलते हैं फ्रेंच में fin de siècle. I hope I am pronouncing it correctly. So now we'll talk about the last years of the Victorian age, around 1890s. During this time, the mood of society changed a lot. People started losing faith in old Victorian values like earlier Victorians believed in. Values like hard work, religion, moral discipline, family values, and social responsibility or respectability. So by the end of the century, people began to question all these things. अब ये लोग जो हैं बोर्ड हो चुके थे किस चीज़ से, स्ट्रिक्ट रूल से, मॉरल प्रीचिंग से। अब ये लोग नए चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, न्यू आइडियाज़ की तरफ, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की तरफ। सो दिस क्रिएटेड अ फीलिंग ऑफ रेस्टलेसनेस एंड रिबेलियन. Even the writers and artists wanted freedom. They didn't want art to teach morals anymore. ठीक है, अब ये सब ना जो पुराने values थे उसके साथ नहीं चलना चाहते थे. They said art should be enjoyed for its beauty, not for lessons. आर्ट को उसके ब्यूटी के लिए इंजॉय करना चाहिए, आर्ट को आर्ट के तरीके से देखना चाहिए, ना कि किसी मॉरल लेसन्स की तरह कि इससे हमें क्या सीख मिलता है, ये सब नहीं. सो दिस आइडिया इज कॉल्ड आर्ट फॉर आर्ट्स सेक. तो अब सारे आर्टिस्ट और राइटर्स का जो फोकस है वो कहाँ पे चला गया, ब्यूटी पे चला गया, स्टाइल, इमोशंस, प्लेजर, इंडिविजुअल फ्रीडम एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ब्रेकिंग रूल्स. और इन सब में ऑस्कर वाइल्ड जो है वो सबसे फेमस हो गए. ओके,
Oscar Wilde became the main voice of this period. Which period? The ending of the Victorian age. Oscar Wilde wrote plays, stories and poems that were witty, bold, beautiful and rebellious. In fact, it was against Victorian seriousness. मतलब जो विक्टोरियन पीरियड में जो डिसिप्लिन था, जो आर्ट फील्ड में या फिर लिटरेचर के फील्ड में, वो सारे डिसिप्लिन के अगेंस्ट था इनका वर्क. In fact, he is the best example of a Fendesical poet and writer. His poem, The Ballad of Reading Gaol, shows the pain of punishment, guilt and social cruelty very different from earlier Victorian optimism. The end of the Victorian age prepared the world for the 20th century and modernism. People started thinking life is unpredictable. ठीक है, अब इस पीरियड में लोग थोड़े से अलर्ट हो गए हैं. वो थोड़े मॉडर्न तरीके से सोचने लग गए कि लाइफ जो है वो अनप्रिडिक्टेबल है. ट्रेडिशनल मोरालिटी इज नॉट इनफ. इवन आर्ट मस्ट बी फ्री. सोसाइटी नीड्स न्यू आइडियाज. सोसाइटी में नए आइडियाज की ज़रूरत है, मॉडर्निज्म की ज़रूरत है. इमोशंस और इंडिविजुअलिटी मैटर करना चाहिए. तो इस वक्त जो चेंज इन थिंकिंग था वो बहुत ज़्यादा था, बहुत ह्यूज था. सो फ्रेंड्स, द एंड ऑफ द विक्टोरियन एज वॉज अ टाइम ऑफ डाउट, बोर्डम विथ old values and love for beauty, artistic freedom and the rise for modern ideas. So all this represented strongly by Oscar Wilde. देखिए, अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा अभी तक तो आपके लिए क्या बेनिफिट रहेगा कि अब क्वेश्चन आंसर सब आप देखेंगे तो आपको कुछ नया नहीं लगेगा. आप सारे टर्म्स और नेम्स से क्या रहेंगे, फैमिलियर रहेंगे. इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है. सो फ्रेंड्स, विक्टोरियन पोएट्री मूव्स फ्रॉम अर्ली कॉन्फिडेंस टू डाउट एंड इनर कॉन्फ्लिक्ट टू आर्टिस्टिक ब्यूटी विद द प्री-रैफेलाइट्स एंड फाइनली टू डिसइल्यूजनमेंट एंड प्रोटेस्ट इन वाइल्ड. तो ये पूरी जर्नी कैसी थी? फेथ से शुरू होती है और डाउट पे ख़त्म हो रही है. ऑर्डर से शुरू होकर कन्फ्यूजन में, एंड फ्रॉम ट्रेडिशन टू मॉडर्न आइडियाज़. तो फ्रेंड, इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी लिस्ट यहाँ पर है, आप इसे नोट कर सकते हैं. मैं कोशिश करूंगी कि इस क्वेश्चन पर बेस्ड मैं वीडियोस बनाऊं आंसर्स के साथ. और अगर आपको सिर्फ नोट्स चाहिए तो नोट्स आपको मेंबर्स ओनली प्लेलिस्ट में मिल जाएगा विद इन 24 आवर्स. इस नोट्स के एक्सेस के लिए आपको चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा. चैनल को ज्वाइन करते ही इस टॉपिक पे बेस्ड जो भी नोट्स के वीडियोज़ है आपको मिल जाएगा. तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए. तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए. बाय.